दोस्तों, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। भारत की जो डेमोक्रेसी सक्सेस हुई है, जिससे आज हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एंड स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज 2024 में जो हम भारत में एक प्रोसेस वे में इलेक्शंस के कंडक्ट या इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं, इनके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। क्योंकि जब 1947 में आज़ादी मिली और भारत में डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया गया, तो 1952 में भारत में पहले जनरल इलेक्शंस होने थे। पर भारत में इलेक्शंस को कंडक्ट कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, जो वोटर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज में कितनी सीट्स होंगी, जो एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट होगी वो कैसे प्रिपेयर होगी। अच्छा, जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स चुन के आएंगे और अगर उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया तो वो कैसे रोका जाएगा। क्योंकि ये सब जो सवाल थे उनके जवाब तय करने वाले थे कि भारत में इलेक्शंस कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और ये बात हो रही है 1950s के राउंड। सो इन सब सवालों का जो आंसर बना वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम इस वीडियो की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951 इन दोनों को बड़े ही आसान भाषा में समझ लेंगे। क्योंकि भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं एंड जब भी जनरल इलेक्शन ईयर होता है तो आपके एग्जाम्स में चांसेस रहते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड सवाल आ जाएं, बी इट इन प्रीलिम्स और इन मेंस। इसलिए हमारी इलेक्शंस 2024 की सीरीज चल रही है, जिसमें ये चौथा वीडियो है। अगर पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, जिनकी आईडीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू के सक्षम बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे प्री से इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड मेरा कोड अगर RS Live आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो बिना मेरे कोड के एडमिशन मत लीजिएगा। चलिए समझने का सिलसिला शुरू करते हैं। सो पहला एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950। इस एक्ट से सीट डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की। डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो भी इस एक्ट से गवर्न किया जाता है। जो वोटर्स वोट देंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये भी ये एक्ट बताता है। और इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर कैसे होंगे ये भी हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से ही पता चलता है। एंड अब एक एक करके सभी सेलिएंट फीचर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के समझते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। पहला, डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, भारत के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं ऑर्डर्स डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद ही। इसी प्रोविजन से लोकसभा में सीट्स को रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में। सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन आरपीज एक्ट 1950 से गवर्न की जाती है। दूसरा, एलोकेशन ऑफ सीट्स। देखिए, डेमोक्रेसी में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेशन का होना जरूरी है, क्योंकि इसी से जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेगा। तो भारत के हर राज्य को रिप्रेजेंटेशन मिले लोकसभा में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में एज पर द सेंसस फिगर्स, इसको भी आरपीज एक्ट 1950 के तहत ही प्लान किया गया है। फिर इलेक्टोरल रोल्स। देखिए, आरपीज एक्ट 1950 परमिट करता है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन इलेक्टोरल रोल्स में जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एंड ऐसे पर्सन जो होल्ड करते हैं सर्विस क्वालिफिकेशन को, जैसे मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, मेंबर ऑफ द आर्म पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट, या ऐसे लोग जो स्टेट से बाहर सर्व कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि भारत के बाहर पोस्टेड हैं। फिर जब इलेक्शंस होते हैं तो हर स्टेट के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। एंड उस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का रोल होता है कि वो सुपरवाइज करे पूरे इलेक्शन को पर्टिकुलर स्टेट या यूटीज में। फिर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल को पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। एंड देन रिटर्निंग ऑफिसर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में। सो ये सारे प्रोसेसेस की स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में पूरे इलेक्शंस कैसे सुपरवाइज होंगे ये इलेक्टोरल रोल्स के तहत होता है, जो कि आरपीज एक्ट 1950 के अंदर ही आता है। नेक्स्ट फीचर है पावर टू मेक रूल्स, जो कि आरपीज एक्ट 1950 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ। सो ये थे सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स आरपीज एक्ट 1950 के अंदर। अब आरपीज एक्ट के अंदर ही 4 शेड्यूल्स भी हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो जो 4 शेड्यूल्स हैं वो हैं: द फर्स्ट शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, सेकंड शेड्यूल टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, थर्ड शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और फोर्थ शेड्यूल लोकल अथॉरिटीज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एंड ये याद रखिएगा कि ये जो 4 शेड्यूल्स हमने जाने ये आरपीज एक्ट 1950 के अंडर हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो आरपीज एक्ट 1950 हमें बताता है कि इलेक्टोरल रोल्स कैसे प्रिपेयर होंगे, सीट्स कैसे अलॉट की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन, ये सभी चीजें, सो दैट
दैट इलेक्शन का एक प्रोसेस प्रिपेयर हो सके। लेकिन एक्चुअल इलेक्शंस का कंडक्ट रेगुलेट कैसे होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज कैसे मिलेगी, किसी भी हाउस के मेंबर का क्वालिफिकेशन कैसे होगा, करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे रोका जाएगा, और अगर इलेक्शंस के दौरान कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कैसे रिजॉल्व होगा। एंड इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। सो अब हम समझते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। पहला, क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। देखिए पार्लियामेंट ने ले डाउन किया है क्वालिफिकेशंस को फॉर ऑल दोज हु वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस आरपीज एक्ट 1951 में। एंड वो है जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर हो। फिर किसी को भी अगर एसटी या एससी की रिजर्व सीट से लड़ना है तो ही शी मस्ट बी ए मेंबर ऑफ एसटी और एससी। एंड मिनिमम एज लोकसभा के इलेक्शंस लड़ने की होगी 25 ईयर्स। एंड पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के लिए मिनिमम एज होगी 21 ईयर्स। एंड राज्यसभा के इलेक्शंस लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। दूसरा, इलेक्शन ऑफेंस। देखिए इलेक्शन ऑफेंस को कवर किया गया है अंडर आरपीज एक्ट 1951 में, सो दैट इलेक्शन का प्रोसेस स्मूथ हो सके। सो जो इलेक्शन ऑफेंसेस कवर्ड हैं वो हैं किसी भी तरह का ग्रेटिफिकेशन वोटर्स को देना फॉर वोटिंग, या किसी को थ्रेटन करना वोट ना करने के लिए, या किसी कैंडिडेट को जबरदस्ती फोर्स करना कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर आता है। किसी एलिजिबल वोटर को वोट ना करने से रोकना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सब इलेक्शन ऑफेंस के अंडर आता है। फिर किसी भी तरह की हेट्रेड लाना बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज, ये भी एक इलेक्शन ऑफेंस है अंडर द आरपी एक्ट 1951 में। और बूथ कैप्चरिंग कैंडिडेट या उनके सपोर्टर्स के द्वारा पूरी तरह से ऑफेंस है अंडर द आरपी एक्ट 1951 में। तीसरा है प्रोविजंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए किसी भी एसोसिएशन या बॉडी को अगर पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसको रजिस्टर्ड होना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। एंड रजिस्ट्रेशन पे ईसीआई का डिसीजन फाइनल होगा। फिर एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है नेशनल और स्टेट पार्टी की तरह डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस। एंड अगर कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का नाम या एड्रेस चेंज हो रहा है तो ये चीज भी कम्युनिकेट करनी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। फिर सेक्शन 126 ऑफ द आरपीज एक्ट 1951 के तहत किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग के 48 घंटे पहले तक में कोई भी इलेक्शन मैटर टीवी के द्वारा या ऐसा सिमिलर कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया जा सकता है। हालांकि सेक्शन 126 आरपी एक्ट 1951 का प्रिंट मीडिया और न्यूज पोर्टल पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखिए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस किसी भी व्यक्ति या कंपनी जो भारत में है गवर्नमेंट कंपनीज के अलावा उनसे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर सकती हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई भी कंपनी कोई पर्टिकुलर अमाउंट डोनेट कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेटरी है उन सभी डोनेशंस की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को देना जो डोनेशन 2000 रुपए से ऊपर है। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको एक एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, अपने एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब बताना होगा। अब जितने भी कैंडिडेट इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाते हैं एज एमपीज उनको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को फाइल करना होता है विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये डिक्लेरेशन सभी एमपीज को 90 दिनों के अंदर करना होता है अपनी सीट पार्लियामेंट में लेने के बाद से। एंड लास्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। देखिए आरपी एक्ट 1951 में कुछ रूल्स हैं जिससे एमपीज और एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेक्शन 8 क्लॉज 3 कहता है किसी भी एमपी या एमएलए को अगर कन्विक्ट किया गया है एंड उनको जेल भेजा गया है 2 साल या उससे ज्यादा के लिए तो वो एमपी या एमएलए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे 6 सालों के लिए फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज। यानी कि अगर सजा 2 सालों की हुई है तो 2 साल जेल के बाद से 6 सालों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और अगर जेल के दौरान वो पर्टिकुलर एमपी या एमएलए बेल पे बाहर है एंड उनकी अपील पेंडिंग होती है तो भी वो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। फिर सेक्शन 8 क्लॉज 4 ये कहता है कि एमपीज, एमएलएज या एमएलसीज अपनी पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी सजा के अगेंस्ट अपील कर दी हायर कोर्ट्स में जजमेंट के 3 महीनों के अंदर अंदर। लेकिन इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में स्ट्रक डाउन कर दिया था। सो कोई भी एमपी या एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन सजा होने के साथ ही हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट फीचर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 के जिनके प्रोविजंस के थ्रू भारत में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। एंड सभी निटी ग्रिटी इलेक्शंस के जैसे करप्शन, इलेक्शन ऑफेंसेज, एमपीज या एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन ये सब कवर होते हैं इन दोनों एक्ट में सो दैट भारत के इलेक्शन स्मूथ और फ्री एंड फेयर हो सके। लेकिन इन सब प्रोविजंस के होने के बावजूद कई सारे चैलेंजेस भी हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। देखिए आरपी एक्ट में प्रोविजन है कि कैंडिडेट्स को अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज शो करनी होगी, पर कई मौकों पर कैंडिडेट्स अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में गलत इंफॉर्मेशन बताते हैं या अधूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास खुद का इंडिपेंडेंट स्टाफ है नहीं, सो जहां भी इलेक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिपेंड होना पड़ता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टाफ पे। सो ये ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। एंड फिर आरपी एक्ट में क्लियर गाइडलाइंस नहीं बताए गए हैं ऑफिशियल मशीनरी को लेकर। सो कुछ इंस्टांसेस में ये एक अनफेयर
एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं रूलिंग पार्टी को इलेक्शंस के दौरान। सो इन सब चैलेंजेस को रेक्टिफाई करना होगा एंड जो भी इलेक्टोरल इश्यूज हैं उन्हें सही करना होगा सो दैट इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो और बेहतर और ट्रांसपेरेंट होता जाए समय के साथ। सो दोस्तों ये था पूरा वीडियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 पे। एंड अब मैं आपको एक मेंस रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना होगा एंड जिसका आंसर बेहतर होगा उस आंसर को पिन कर दिया जाएगा। सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स भी करिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।